Hello guys, welcome to our channel. Today we start a new topic, gravitational potential and field due to solid sphere, or it is uniform solid sphere. So it is our lecture number 9. In the last lecture we are discussing spherical shell, potential due to spherical shell, outside, inside, on surface. तो हमने ये सब आपको पहले बता दिया है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि सॉलिड स्फेयर से अगर हम देखें तो कैसे पोटेंशियल उसको कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा और कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक स्फेरिकल शेल बनाया है। वो क्या है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है, वो सॉरी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है, ये हमने बनाया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका कुछ मास होगा, इसका मास कैपिटल एम है, इसकी कुछ रेडियस हमने आर रख दी। तो ये बहुत बीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका इंसाइट के लिए जो है, इनसाइड पोटेंशियल एंड इनसाइड फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको ही हम डिस्कस करते हैं। और आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उसका भी थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होना है। ठीक है, तो इसमें हमने एक स्फेयर बना लिया है। जो सॉलिड स्फेयर है उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और मास कैपिटल एम है। उसका कुछ एक सेंटर है ओ। ठीक है, और सबसे पहला हमने रखा है एक पॉइंट, हमने ए पॉइंट कंसिडर कर दिया है आउटसाइड ऑफ द स्फेयर। ठीक है, और नाउ नाउ सबसे पहला हमने फर्स्ट केस देखना है जो हम आउटसाइड के लिए निकालेंगे, पोटेंशियल एट आउटसाइड ऑफ द स्फेयर। सो टेक ए पॉइंट ए आउटसाइड ऑफ द स्फेयर एट डिस्टेंस आर। उसकी जो डिस्टेंस हमने रखी है वो उसको आर रख देना है फ्रॉम द सेंटर। तो ओ ए इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब जो स्फेयर है ये हमने माना कि क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा उससे मिलके बना होगा, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल से मिलके बना है, नंबर ऑफ कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। तो जो स्फेरिकल शेल होगी उसका डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होगी, क्योंकि उसकी जो आर है वो डिफरेंट है। तो हमने एक स्फेरिकल शेल की रेडियस, हमने एक स्फेरिकल शेल हमने ये मान लिया, जो ये हमने छोटा अंदर बनाया है, जिसकी जो रेडियस है वो एक्स है, उसकी कुछ एक थिकनेस है वो डी एक्स है। यहाँ पे मैं थिकनेस दिखाता हूँ उसकी, थोड़ा सा डी एक्स है। ठीक है, तो आपको फिगर समझ में आ गई। अच्छा, ओके। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मुझको डिस्कस करने हैं। तो इसके बाद हमने क्या एक लेट वन सच एलिमेंट्री शेल ऑफ रेडियस एक्स एंड इट थिन बट वो क्या होगी, थिन होगी, बट उसकी कुछ एक स्लाइट थिकनेस होगी, जिसको हमने रख दिया डी एक्स। एक्स उसकी रेडियस है, उसकी थिकनेस क्या है, डी एस है। थिकनेस क्या है, डी एक्स है, एंड मास डी एम। ओके, उसका हमने मास क्या मान लिया, डी एम मान लिया। तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, आउटर सरफेस एरिया, वो होगा टू पाई आर, और आर की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स। तो एक्स स्क्वायर उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया, उसको हम थिकनेस से उससे मल्टीप्लाई कर लें तो उसका वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डी एम को देखना चाहें तो डी एम कैसे निकालेंगे, डी एम को हम ऐसे निकाल सकते हैं, दैट इज़ उसका जो मास होगा, टोटल मास, उसमें से पर यूनिट मास निकाल लें। पर यूनिट मास तो ये आ गया हमारे पास, जिसको हम सिग्मा से भी दिखा सकते हैं, मतलब रो से भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम रो से लिखें तो वो भी वही बात है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो उसको अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लें, जो हमारे पास इसका वॉल्यूम था उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास इसका मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमने ऊपर वाला जो हमने चीज़ थे इसको हमने यहाँ पे चूज़ करके पुट करके इसका मास ऐसे निकाल लिया। ओके, नाउ जैसा कि आप पहले से जानते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल जो होता था वो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, तो वो उसका जो एक्सप्रेशन था वो ऐसे आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास मास है वो कितना है, डी एम है। तो डी एम के लिए हम एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल के लिए, जहाँ पे एक्स जो हो वो छोटा हो आर से। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पोटेंशियल लिखेंगे ड्यू टू होल स्फेयर। होल स्फेयर के लिए जो पोटेंशियल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, v इक्वल्स टू डी वी। उसको हम एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो डी एम का इंटीग्रेशन आके ये आउटसाइड के लिए हमारे पास पोटेंशियल निकल सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं, इसका जो टोटल मास हमने एम लिया था तो एम का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी एम का इंटीग्रेशन एम आ जाएगा। और यहाँ पे आर जो है डिस्टेंस है उसके सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पास ये तो आउटसाइड के लिए आ गया। अब इसको इनसाइड के लिए निकालने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन ऑन द सरफेस अगर देखें तो ऑन द सरफेस में जो कैपिटल आर होगा वो स्मॉल आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ऑन सरफेस के लिए वी एस लिख दिया, यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, ये ऑन सरफेस हो गया। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, फिर हम बात करें इनसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनसाइड में बात करते हैं, इसके इनसाइड कितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा, तो उसके लिए जो जो इसकी रिलेशन होगी आर की, वो जो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो इनसाइड में लाई कर रहा है। सपोज कर हमने इसकी, मैंने फिगर यहाँ पे बनाई है, ये आपको शायद दिख रही होगी अच्छे से। अगर आप इस पर फोकस करना चाहो तो देखो, इस वाली फिगर में नोटिस करना है, यहाँ पे हमने पॉइंट रख दिया ए, और यहाँ पे एक जो इसकी पॉइंट सेंटर से डिस्टेंस है वो है आर। ठीक, और यहाँ इसकी रेडियस है वो तो हमारे पास वही है कैपिटल आर, और हमने एक स्फेरिकल शेल रखा है एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से, उसकी थिकनेस डी एक्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ओके ओके, अब आप देख सकते हैं जो हमने जो पीछे स्फेरिकल शेल जो स्फेयर हमने दिखाया, जो पॉइंट इनसाइड था, तो इनसाइड पॉइंट से अगर हम एक छोटा स्फेयर बनाएं अंदर की साइड, जैसे कि हमने पीछे दिखाया था आपको, ये जैसे ए पॉइंट से हमने क्या बना लिया, एक उसको एक स्फेरिकल वो बना लिया, मतलब एक स्फेयर बना लिया ये वाला जो पास कर रहा है उसके ए पॉइंट से। तो वो जो स्फेरिकल बना उसका जो मास होगा वो उसको हमने एम डैश रखना है, तो उसको हम एम डैश रख के यूज़ करेंगे। अब देखिए, जो हमारे पास इनर स्फेरिकल जो जो हमारे पास जो पास हुआ है ए पॉइंट से, जो हमारे पास इमेजिनरी स्फेयर जो बनाया हमने वो ए पॉइंट से पास हुआ है, उसका अगर हम मास की बात करें तो उसका जो मास होगा वो एम डैश होगा। ठीक है, अगर एम डैश की रिलेशन देखें तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हमारे पास उसकी मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी की मल्टीप्लाई उसकी वॉल्यूम से कर दें, तो वॉल्यूम से कर देंगे तो उसका टोटल मास निकल के जाएगा। लिख सकते हैं ना ऐसे, नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अगर पोटेंशियल देखें ए पॉइंट पे तो कैसे लिखेंगे, उसको हमने V1 माना और उसको उसकी रिलेशन तो यही होगी। अगर सरफेस पे आ गया ना वो पॉइंट कहाँ गया, सरफेस पे आ गया, तो सरफेस के लिए हम आपको बता चुके हैं, अगर कोई भी सरफेस पे होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, अभी पीछे बताया था सरफेस के लिए हमने एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे। अब इसमें जो एम डैश की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो एम डैश की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ऊपर वाली एक्सप्रेशन से अगर पुट करें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब नाउ अगर कोई हम उसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, जो आउटर पार्ट आ रहा है, उसको अगर हम अपने सॉल्यूशन से अगर सॉल्व करें, जहाँ पे हम देखा था डीएम हमने जो चूज़ करा था ये आया था, इसके लिए अकॉर्डिंग सॉल्व करें इसको, तो हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे एक बार, तो उसके लिए आउटर के लिए हमारे पास क्या जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब ये यहाँ देखिए, ये जो हमने क्या करा, डीएम हमने चूज़ कर दिया एक शेल। अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ जो हमने पीछे रखा था। जैसे कि आप जानते हैं हमने अंदर के पार्ट के लिए तो निकाल लिया, लेकिन ये बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, इसके लिए तो अभी नहीं निकाला ना हमने। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, हमने एक क्या शेल हमने प्रोड्यूस कर लिया, ये जिसको हमने ऐसा बनाया कंसेंट्रिक शेल है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस शेल का जो मास होगा वो क्या होगा, डीएम होगा। उस डीएम मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी आपको बताएंगे। उस डीएम मास को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्म में, ये यहाँ पे क्या है, ये मास डेंसिटी है, और ये हमारे पास इधर क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम है उसका, वो जो शेल बनाया था उसकी थिकनेस के साथ जो वॉल्यूम बन रहा था, ये उसका वॉल्यूम आ गया। तो उसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका मास निकल के जाएगा, ये हमारे पास डीएम मास आया। अगर हमें पोटेंशियल चाहिए इस जो हमने शेल बनाया है उसके अकॉर्डिंग अंदर की साइड इनसाइड के लिए, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता था, ये आपको हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। क्योंकि जो पॉइंट है वो इनसाइड लाई कर रहा है, तो उसके वजह से जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा हमारे पास ये आएगा। तो पोटेंशियल ये आ गया हमारे पास। ओके, इसको नोट कर लें। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको शॉर्टकट वे में समझा रहा हूँ ताकि वीडियो ना लंबी हो और आप रिवीजन करते समय इसको शॉर्ट वे में देख के चले जाएं। ठीक, अब हम उसके पोटेंशियल की बात करें, जो आउटर सरफेस आउटर पार्ट था उसके लिए पोटेंशियल की बात करें तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो हमारे पास डीएम आया था। इंटीग्रेशन ऑफ टीवी को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया फॉर लिमिट आर से आर, जो पॉइंट था उस डिस्टेंस से लेके आर डिस्टेंस के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे डी वी की हमने वैल्यू लगा दी, उसको हमने जब इंटीग्रेट करा तो यहाँ से एस का इंटीग्रेशन तो आपको जानते हैं,
x²/2 होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट रखेंगे आर अपॉन मतलब स्मॉल आर से कैपिटल आर लिमिट रखेंगे। तो लिमिट के बाद जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, समझ में आता है, चलो बढ़िया। अब अगर हम टोटल पोटेंशियल देखें तो क्या होगा, सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा किसका, जो हमारे पास पोटेंशियल फर्स्ट आया था V1 और सेकंड आया था V2। तो हमने एल्जेब्रिक सम कर दिया यहाँ पे। एल्जेब्रिक जब सम कर दोगे तो वहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू एक और ये हमने अभी निकाली, ये पहले निकाली थी, अभी निकाली है वैल्यू। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनसाइड के लिए V, इनसाइड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये क्या है, यूनिफॉर्म हमने चूज़ करा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म अगर चूज़ करते तो उससे भी यही निकल के आता, लेकिन उसका थोड़ा मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके बारे में मैं अभी बात बताऊंगा आपको कैसे उसमें सॉल्व करते। लेकिन एक्सप्रेशन यही निकल के आता है। बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। अगर पॉइंट को हमने सेंटर पे रख दिया तो हम देखें तो जो रेडियस होगी वाली, जो हमारे पास ये यूज़ हो रही है पॉइंट की डिस्टेंस से सेंटर से, ये हमारे पास जीरो हो जाएगी। अगर ये पॉइंट की डिस्टेंस जीरो हो गई सेंटर से तो इसका मतलब क्या है, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वही रह जाएगा। जब उसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा आपको। तो बेसिक हमारे पास क्या बचा, 3/2 Gm/r, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बच गया। यहाँ से इसका एक ये कट गया और यहाँ पास बाकी बची चीज़ यहाँ आ गई। ओके, तो इसको याद रखना। अब आपको बता सकते हैं ये क्या है, मैंने VO लिख दिया क्योंकि हमने क्या किया, सेंटर पर निकाला है बिल्कुल, तो इसको मैंने O से दिखा दिया। अगर हम VS की बात करें, VS वो हमारे पास कितना था, जो सरफेस पे आ रहा था वो -Gm/r आ रहा था। तो आप देख पा रहे हैं इतना जो पार्ट इसमें आ रहा है ये क्या है, ये VS ही तो आ रहा है। तो VS और इसमें क्या है, रेशियो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो सेंटर पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल आ रहा है। वहाँ सेंटर पे क्या है, मैक्सिमम पहुँच रहा है पोटेंशियल। ठीक है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है, लेकिन निगेटिव टर्म में, नेगेटिव में मैक्सिमम है। वो जो सरफेस पे है वो क्या है, वो मैक्सिमम नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो उसका एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अभी हम इसकी रिलेशन की बात करते हैं। जो अभी हमने पीछे एक्सप्रेशन निकाला उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं सिंपल वे में। ओके, अगर हम ये लिख सकते हैं सिंपल वे में तो इसको आप समझ पा रहे होंगे। हमने ये लिखा है और ये हमारे पास क्या है, ये पोटेंशियल ऑफ एट ए सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो है, तो उसको हमने VS दिखा दिया। तो इन दोनों के बीच में रेशियो आ गया हमारे पास सिंपल 3:2। ठीक है, ओके। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड्स की बात करें, पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो यूनिफॉर्म स्फेयर ना बोले वो, अगर यूनिफॉर्म स्फेयर ना बोले, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, तो उस केस में कैसे सॉल्व करोगे। तो ओके, तो उस केस में अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी। तो DM को अगर हम M वहाँ पे उस केस में क्या रखेंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो M कहेंगे सिंपल जो हमने स्फेरिकल शेल लिया है उसकी, जो पहला स्फेरिकल शेल है उसके लिए हम M1 कहेंगे। ठीक है, तो M1 ये होगी। अगर इसके लिए M2 निकालेंगे तो डिफरेंट आएगी। तो जो होगा उसका भी सबका क्या होगा, पोटेंशियल में एल्जेब्रिकली सम होगा। तो ये तो अगर हम M1 ये निकाल लें तो इसके बाद क्या करेंगे, M2 निकालेंगे। ऐसे करते करके इनके पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे हमसे। जैसे कि ये आया था, इसके बाद पोटेंशियल आया था ना हमारे पास शेल की वजह से, तो यहाँ पे आ रहा था DV। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, V1 कर देंगे और यहाँ पे M1 लगा देंगे। तो फर्स्ट शेल के लिए पोटेंशियल निकल जाएगा। ऐसे ऐसे N शेल के लिए निकालेंगे, यहाँ पे डेरिवेट नहीं करना पड़ेगा। इसको हम समेशन में ऐड करेंगे, V समेशन आएगा। फिर यहाँ पे समेशन R, जो समेशन होगा वो यहाँ पे कहाँ तक पहुँचेगा, I1 से लेके N तक पहुँचेगा, मतलब जितना भी उसका पार्ट होगा वो लेकिन आएगा समेशन। और यहाँ पे क्या क्या बनेगा, D जो हमारे पास V1 VI बन जाएगा ये समेशन। ठीक है, और I की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी तो वैसे वैसे स्फेरिकल शेल के जो मासेस होगा वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो जब उसको इंक्रीज करते जाएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म बन जाएगी, जो हम लिख रहे हैं ये इंटीग्रेशन ऑफ DV, इसकी जगह यहाँ पे सिंपल क्या रह जाएगा, M1 M2 M3 M4 ऐसी आगे तक कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो उसको हम सिंपल कैसे लिख सकते हैं, उसको कैपिटल M कह सकते हैं। तो एक्सप्रेशन यही रहेगा, लेकिन जो करने का तरीका है उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ओके ओके, और सिंपल उसी केस में ये भी सेम रहना है और बाकी ये भी सेम रहना है। लेकिन यहाँ पे हम इनर साइड के लिए अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ तक तो चलो हमारा सही चल जाएगा।
लेकिन जब इसके ऊपर अगर हम ऊपर वाले पार्ट्स में बात करेंगे तो यहाँ पे जो चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे जो शेल लेना है हमें, यहाँ पे M1 लेंगे, फिर उसके बाद M2 देखेंगे, फिर M3 देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो VD निकाला है। जब इसको एक बार डेरिवेट जो हम V1 करके लिखेंगे, इसको आएगा हमारे पास V1, यहाँ पे V1 आएगा और यहाँ पे GM1। जब नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही होगी तो उस केस में ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। फिर यहाँ पे हम DB नहीं लिख सकते, उसको V1 लिखेंगे और यहाँ पे मास जो यूज़ करेंगे M1 यूज़ करेंगे। फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। वहाँ पे सिंपल जो एल्जेब्रिकल सम कर देंगे लास्ट में जो पोटेंशियल आएगा। लेकिन एक्सप्रेशन दोनों के सेम है, लेकिन करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अगर पेपर में अगर यूनिफॉर्म लिख के आए तो आप याला मेथड अप्लाई कर लेना, वैसे उससे भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो मेथड है ये यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म के पर्पज़ से है, और ये जो मेथड है ये नॉन यूनिफॉर्म के पर्पज़ से है। क्योंकि अगर अगर नहीं बोले वो नॉन यूनिफॉर्म, अगर वो नहीं बोलता है सॉलिड स्फेयर बोले सिंपल, तो आप याला मेथड अप्लाई करना। अगर वो यूनिफॉर्म बोल रहा है तो आप याला मेथड अप्लाई कर देना। बात वही है, जो हमारे पास मासेज हैं वो कैसे होंगे, इन सब का जब एडिशन करोगे तो वो हमारे पास सिंपल कैपिटल M ही रहेगा। सही है, तो आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें, ऐसा नहीं कंसेप्ट रट के चले जाओ। चीज़ें BSc कर रहे हो तो आप थोड़ा सीखते हुए चलो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसकी फील्ड्स के बारे में। जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स हम कैलकुलेट करेंगे आउटर, ऑन सरफेस और इन सरफेस के, फिर हम ग्राफ्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड्स अगर हम आउटसाइड में देखें तो आपको मैंने पहले भी एक रिलेशन बता रखी है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास ग्रेडियंट होती है। सिंपल पोटेंशियल का ग्रेडियंट कर दो तो वो फील्ड्स के इक्वल आता है। और हम इन जनरल लैंग्वेज में dV/dr लिख सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दैट इज आर, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कैसे पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, उस पर अगर माइनस का साइन लगा दो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है जो आउटसाइड अगर हम देखना चाह रहे हैं तो पोटेंशियल हमारे पास ये आता है आउटसाइड के लिए। यही मैंने आपको पहले बताया था, अभी सॉल्व करके दिखाया था। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, इसको एक बार इंटीग्रेट मार दोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, सॉरी डेरिवेट कर दोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, R² आएगा अपॉन में। तो यहाँ पास आउटसाइड के लिए हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड्स मिल गई आउटसाइड के लिए, ओके। अगर हम ऑन सरफेस पे बात करें, अगर सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड्स कितनी है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड्स से सरफेस पे आएंगी। यहाँ पे जो R जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास जो कैपिटल R होगा वो इक्वल टू होगा R के। तो उस केस में कैसे निकलेंगे, यहाँ पे सिंपल जो हमारे पास स्मॉल R है इसमें कैपिटल R में चेंज कर देना और बाकी एक्सप्रेशन सेम रहेगा। अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड पे एक जो हमारे पास इनसाइड में जो पोटेंशियल जो हमने चूज़ किया था वो हमारे पास कितना आ रहा था, जो हमारे पास इनसाइड में पोटेंशियल आया था हमारे पास आया था GM/2R³, और ये आ रहा था कुछ इसी प्रकार का एक्सप्रेशन निकल के आया था, ठीक है। यही तो एक्सप्रेशन आया था। तो इसको एक बार डेरिवेट करना है सिंपल R के रिस्पेक्ट में, ओके। जब इसको एक बार डेरिवेट सिंपल R के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये सब तो कांस्टेंट है, इसका ही एक बार क्या करना है, डेरिवेट मारना है। तो उसको एक बार डेरिवेट मार दोगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा वाला पार्ट यहाँ पे लिख देना, सिंपल है ना। तो आपको चीज़ें समझते हुए चलना है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन गया, सिंपल एक्सप्रेशन बन गया, ओके ओके। समझ में आता है। चलो अगर हम सेंटर पे देखेंगे तो जो फील्ड्स होंगी वो कैसी होंगी, ज़ीरो होंगी, ऑलमोस्ट ज़ीरो होंगी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो होगा, ओके। सेंटर पे उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा। अगर इसके हम ग्राफ्स की बात करें तो ग्राफ्स में आ जाओ। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ देखते हैं। तो हमने क्या मान लिया, एक सेंटर ये माना, और इसके ये जो हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास डिस्टेंस एक्सिस बनाई हमने, और ये इसका सेंटर है O, जो इसका हमने रखा था यहाँ पे, जो इसका सेंटर था वही हमने इसको सेंटर पे यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है। जो यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो माइनस में इंक्रीज हो रहा था, तो जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास निगेटिव में बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये हमारे पास डिस्टेंस जो है ये हमारे पास क्या है, रेडियस के इक्वल है, और बाकी जो डिस्टेंसेज हैं वो क्या है, स्मॉल आर हैं, जो रेडियस से ज़्यादा हैं और छोटी हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा होगा जो इसके स्टेट आ रहा होगा, सिंपल ये वाला जो पॉइंट है, मतलब जो इससे ऐसे स्टेट में जाएगा, जैसे मैंने ये दिखाया ये वाला पॉइंट। तो ये जो स्टेट में पॉइंट आ रहा है इस पे जो, तो ये क्या कहाँ लाई कर रहा होगा, इसके सरफेस पे लाई कर रहा होगा। सरफेस के लिए जो फील्ड्स होती हैं वो पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, इतना होता है, ठीक है।
ओके। और जो मैक्सिमम सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, इतना होता है। सही है, समझ में आता है। ओके। और जो यहाँ पे भी वही आएगा जो यहाँ पे आ रहा था, और जो इनसाइड में पहुँचेगा ये कितना पहुँचेगा मेरे पास, जो बाहर के लिए निकलेगा, जो आउटर के लिए था इसका आउटर पार्ट्स में जो आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, माइनस यहाँ पे आर आएगा। तो यहाँ पास ये बात थी हमारे पास किसकी, जो पोटेंशियल्स की बात थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स की बात करी हमने। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड्स की बात। तो ग्रेविटेशनल फील्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पास क्या बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड्स का ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। यहाँ पे क्या है, सेंटर हमारा लाई कर रहा होगा ओ, जो इसका सेंटर पे जो हमने इसका सेंटर बनाया है उसकी उसी सेंटर से। ओके। तो यहाँ पे जो इसके पोटेंशियल था, इसके सेंटर पे तो ज़ीरो था पोटेंशियल, सॉरी सेंटर पे क्या था, फील्ड्स जो थी वो ज़ीरो थी। ज़ीरो के बाद जो क्या नहीं थी, फील्ड्स जब हम सरफेस से जा रहे थे तो इंक्रीज होती जा रही हैं, माइनस साइन में, माइनस में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगी, होगा माइनस साइन के साथ क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम पहुंच रहा है, माइनस मैक्सिमम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फील्ड्स जो होंगी, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड्स होंगी उसकी जो वैल्यू थी, जो इतने पार्ट में आएगी, जो इसके बीच में जो वैल्यूज आएंगी इसके बीच में, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये पार्ट आएगा वैल्यू जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट कर रहा था, सिंपल। जो इस पॉइंट पर आएगा वो कितना आएगी, फील्ड्स की लाइन, ग्रेविटेशनल फील्ड्स कितनी आएंगी, इतनी आएंगी। ठीक है। और आउटर के लिए जो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पास फील्ड्स जो आएंगी ग्रेविटेशनल फील्ड्स, वो आउटर के लिए ऐसे लिखी जाएंगी। ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है, उसका जो सरफेस है वो आर के इक्वल है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की आर है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी आर है। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर आर के इक्वल है, आर के इक्वल है। तो उस केस में क्या था, यहाँ पास जो ये इलेक्ट्रिक नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड्स होती हैं वो यहाँ पे क्या बनती है, इस फॉर्म में बनती है। ये हमने आपको बताया। ठीक है। तो चीज़ें आसान है, आपको सीखते हुए चलना है बस। टॉपिक जब आप चूज़ कर रहे हो तो उस टॉपिक पे पूरा फोकस दो और उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जानो। यही नहीं कि एक कंसेप्ट रट लिया और चले आए पेपर देने, ऐसा नहीं होता। आप बीएससी कर रहे हो तो आपको उसके आसपास के जितने भी टॉपिक हैं उनको भी एक बार पढ़ के चलना पड़ता है। ठीक है। बाकी आपका ये चैनल जैसे भी मैं आपको मदद कर पाता हूँ, तो ये बेसिकली जो बच्चे ट्यूशन्स वगैरह नहीं ले पाते उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं वीडियोस। तो उम्मीद तो यही करता हूँ आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, देखें और लाइक करें। और कहीं कुछ कमियाँ आ रही हैं, जो भी कुछ टीचिंग में कमियाँ हैं उनको सुधारने की कोशिश करता हूँ मैं, आप उसके लिए बता दें। ठीक है। तो यहाँ पास जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऑलमोस्ट ये जो टॉपिक है ये 15 मार्क्स का टॉपिक है। पूरा एक क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स में, 15 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो इसमें बेसिकली जो पूछा जाता है ना, वो इनसाइड के लिए पूछा जाता है कि इनसाइड में बताओ कितनी होंगी, स्फेयर के इनसाइड बताओ कितनी होंगी, फील्ड्स कितनी होंगी, या बेसिकली पोटेंशियल जो होगा वो इनसाइड के लिए कितना होगा। तो वो अकेले ही 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, आप मेरी पूरी वीडियो देखिए और वो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अलग से नोट करते चलिए, ताकि लास्ट में आप एक बार जब पेपर से पहले आधे घंटे भी पहले वो टॉपिक को देखते हुए चले जाएंगे तो आपके 15 मार्क्स ये कहीं नहीं गए। आना जरूर है ये। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।